हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। हम लेकर के आए हैं आपके लिए संस्थान में चल रहे पेपर 1 से संबंधित जो मॉक टेस्ट हुआ है उसका 50 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हम आपको जैसे कि पहले उपलब्ध कराते रहे थे उसी अंदाज में आपको यहाँ पर भी जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके पहले मॉक टेस्ट आपका लिया गया 50 क्वेश्चन, जिसमें कि हिस्ट्री से था और जीएस से संबंधित मैंने प्रश्न आपके सामने रखे थे। आपने उसको देखा भी है, बहुत लोगों ने अपना मार्क्स भी बताया था। खैर, आज का जो वीडियो होगा ये आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि ऑप्शन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो भी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को अगर बैलेंस करके चलेंगे तो आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो जाएगा। पेपर 1 का इंपॉर्टेंस इस रूप में भी नजर आता है कि जेपीएससी परीक्षा के दौरान जब आप मुख्य परीक्षा में पहुंचेंगे तो वहां भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फेस करने हैं। तो अगर इसकी तैयारी पुख्ता तरीके से हो रखी होगी, आप अगर आगे तक का सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने जा रहा है। खैर, फिलहाल आप 50 क्वेश्चन यहाँ से देखिए। उस मॉक टेस्ट का अगला 50 क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे और अगले वीडियो में आपको झारखंड से जुड़ा हुआ भी जो टेस्ट हुआ है उसका 50 क्वेश्चन और फिर उसका 50 क्वेश्चन, इस तरीके से हम आपके सामने मॉक टेस्ट के क्वेश्चन को भी पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल आप वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाइए और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि लाभ लेना है तो आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा उससे जुड़ा हुआ ये कोई नहीं जानता है। तो अपने ज्ञान को आप बढ़ाने का काम कीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी इन इंडियन विलेजेस किसने लिखा है? प्यारेलाल, नरहरि पारेख, महादेव देसाई या फिर कस्तूरबा गांधी? सही आंसर है इसका महादेव देसाई। महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव रहे थे। इन्होंने द इंडिपेंडेंट का संपादन भी किया था। महादेव देसाई ने द इंडिपेंडेंट का संपादन भी किया था। और इसके अलावे कुछ बातें और जान लेना चाहिए कि महादेव देसाई ने गांधी जी के द्वारा जो समाचार पत्र हरिजन का प्रकाशन किया जा रहा था 1924 में उसका संपादन भी किया था। महादेव देसाई को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के साथ ही गिरफ्तार किया गया था और गांधी जी, सरोजनी नायडू और महादेव देसाई के अलावा कस्तूरबा गांधी भी, आप सबको पता है कि आगा खां महल पुणे में इनको रखा गया था और बाद में 15 अगस्त 1942 को आगा खां महल में ही महादेव देसाई की मृत्यु भी हो गई थी। तो महादेव देसाई इस सवाल का सही जवाब है। प्यारेलाल, ये जो नाम आ रहा है आप इसको देखें। जब नोआखाली दंगा हुआ था 1946 में, तो उस समय नवंबर 1946 में, जहाँ तक मुझे डेट याद है, संभवतः 7 नवंबर को गांधी जी नोआखाली गए थे। नोआखाली जो है वो आज की तारीख में बांग्लादेश के चटगांव में है और नोआखाली काल में प्यारेलाल ही गांधी जी के सचिव हुआ करते थे, जबकि नरहरि पारेख जो गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था उस समय नरहरि पारेख भी गांधी जी के सहयोगी थे। और कस्तूरबा गांधी, इनकी मृत्यु भी आगा खां महल में ही 1944 में हुई थी। बाकी आप कस्तूरबा गांधी के विषय में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नंबर 2, सेंट थोमी का युद्ध किस लड़ाई का हिस्सा था? कई बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया है। सबसे पहले उत्तर जान लीजिए। सही उत्तर है इसका ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ ये बेसिकली फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था, वर्चस्व की ये लड़ाई थी। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के शुरू होने के पीछे जो कारण था वो भारत के बाहर था। ऑस्ट्रिया में, भारत के बाहर ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध से ये प्रभावित था और उसी के परिणाम स्वरूप ये भारत में शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस कारण शुरू हुआ, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के फलस्वरूप। और बाद में ये जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 इसका पीरियड रहा है और ये एक्स-ला-सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। एक्स-ला-सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। इसी लड़ाई के दौरान फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच
सेंट थोमे की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें कि फ्रांसीसी सेना का कमांड कैप्टन पैराडाइज के हाथ में था। दरअसल फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने यह वादा किया था कि जब वो मद्रास जीत जाएगा तो वो नवाब को दे देगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो सेंट थोमे का युद्ध किया गया, जिसमें कि अल्टीमेटली पैराडाइज की सेना के सामने नवाब अनवरुद्दीन हार गए। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। दूसरा को भी थोड़ा जान ले, 1749 से 54 तक का इसका पीरियड रहा है सेकंड कर्नाटक युद्ध का। पांडिचेरी की संधि से यह समाप्त हुआ था और ये 1749 से 54 के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। उस बीच एक बहुत बड़ा घटना हुआ है 1751 में, जब लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अर्काट का घेरा डाला गया था, जो कि लॉर्ड क्लाइव का एक बड़ा कूटनीतिक जीत या पहला कूटनीतिक जीत माना जाता है। तीसरी जो कर्नाटक की लड़ाई हुई थी वो 1758 से 63 के बीच में हुई थी और पेरिस की संधि से ये समाप्त हुई। कुछ बातें नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। प्लीज नोट कर लीजिए, ये बातें आपके लिए ही बताई जा रही है। 1758 से 63 तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ और इस लड़ाई के दौरान ही 1760 में बांडीवास की लड़ाई हुई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, और फ्रांसीसी निर्णायक तौर पर वांडीवास की लड़ाई में 1760 में पराजित हो गए थे। तो इसका आंसर था प्रथम कर्नाटक युद्ध। थोड़ा सा बाकी ऑप्शन को भी देख लीजिए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में हुआ, डलहौजी के समय में हुआ था, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 29 मार्च 1949 को पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब देखें तीसरा ऑप्शन, तृतीय आंग्ल सिख युद्ध। यह 1790 से 92 के बीच में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में एक तरफ हैदराबाद का निजाम, मराठे और अंग्रेज थे और दूसरी ओर टीपू सुल्तान था, क्योंकि इसके पहले हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी और टीपू सुल्तान दूसरी ओर, एक तरफ निजाम हैदराबाद के, मराठे और अंग्रेज, और दूसरी ओर टीपू सुल्तान। अंततोगत्वा 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि हुई और यह युद्ध समाप्त हुआ। जबकि ऑप्शन डी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय में लड़ा गया और यह लड़ाई सालबाई की संधि से 1782 में सालबाई की संधि हुई महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से और फिर जाकर के ये समाप्त हुआ था। तो सेंट थोमे के युद्ध और बाकी चीजें हैं, ये सब पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन के दृष्टिकोण से। नंबर 3, भगत जवाहरलाल या जवाहरमल, जवाहरलाल नहीं जवाहरमल, जिनको कि सेन साहब भी कहा जाता है, उनका संबंध किस विद्रोह से था? तो सबसे पहले आंसर जानिए। आंसर है कुक्का विद्रोह। कुक्का विद्रोह जो था यह बेसिकली सेन साहब के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए कि सिख धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उनको दूर करना था। और ये पहले धार्मिक विद्रोह था, धार्मिक लड़ाई थी, लेकिन बाद में इसने राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया। कुक्का आंदोलन से बाद में 1871 में राम सिंह कुक्का जुड़ गए और ये आंदोलन और तेज हो गया। कहा जाता है कि राम सिंह कुक्का ने रूस के जार से मदद मांगने के लिए उनको गुलरुखी में पत्र भी लिखा था। बाद में राम सिंह कुक्का को गिरफ्तार किया गया और 1872 में उनको रंगून भेज दिया गया और ये काम हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में। तो कुक्का विद्रोह इसका सही उत्तर है। अब थोड़ा सा फराइजी विद्रोह को भी जान लें। ये बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इस आंदोलन का उद्देश्य था धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। बाद में इस आंदोलन का संचालन दादू मियां ने किया था। तो फराइजी विद्रोह से जुड़े हुए हैं हाजी शरीयतुल्लाह और फिर बाद में दादू मियां। बहावी आंदोलन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आंदोलन है, ठीक है, इसको भी जान लेते हैं। पहले ये आंदोलन जो था ये धार्मिक था, बाद में राजनीतिक हो गया। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे रायबरेली के सैयद अहमद, और सैयद अहमद जो थे वो अरब के अब्दुल बहाव से
और दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह से अत्यंत ही प्रभावित थे और उन्हीं के प्रभाव में आकर के वहाबी आंदोलन शुरू किया था। बाद के काल में इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बिहार का पटना हो गया। बहावी आंदोलन का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि ये वापस भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाह रहे थे। इसीलिए इसको समर्थन भी नहीं मिला और इसी कारण ये आंदोलन फिर खत्म भी हो गया। जबकि रामोशी विद्रोह ये पश्चिमी घाट में हुआ था और इसके नेता थे चितर सिंह और विद्रोह का कारण था अंग्रेजों के प्रशासन से नाराजगी। नंबर 4, 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में कौन प्राध्यापक थे? सही उत्तर है हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो, जिनको कि भारत का प्रथम राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट पोएट कहा जाता है, प्रथम राष्ट्रवादी कवि। ठीक है, थोड़ा सा इनके विषय में जान ले। विवियन डेरेजियो जो थे, इन्होंने 1826 में यंग बंगाल आंदोलन चलाया था, जिसका उद्देश्य था प्रेस की आज़ादी, जमींदारों के अत्याचार से मुक्ति, सरकारी नौकरी में ऊंचा वेतनमान आदि। इसलिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। विवियन डेरेजियो ने या हेनरी विवियन डेरेजियो ने कई सारी संस्थाएं भी बनाई, जैसे एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जीके। इसके अलावा डेरेजियो ने बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब और एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की भी स्थापना की। डेरेजियो के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि वे बंगाल की सभ्यता के अग्रदूत हैं और हमारी जाति के पिता हैं। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। नोट कीजिएगा तो फायदा होगा। वीडियो इसके कारण से लंबा जरूर होगा, लेकिन इतनी सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। जैसे अभी हम बताया कि भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, ये जेपीएससी में खुद क्वेश्चन आया हुआ, पुराना क्वेश्चन को देख सकते हैं। खैर, एक चीज और बताएं आपको कि डेरोजियो ने ईस्ट इंडिया नाम से एक दैनिक पत्र का भी संचालन किया था। चलिए, बाकी के विषय में नहीं बताएंगे इसमें, और आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, किस फार्मूला के संबंध में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था उन्हें केवल छाया, छिलका, विकलांग और सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए? आंसर है इसका CR फार्मूला। ये मार्च 1944 में ये फार्मूला आया था और ये जो CR फार्मूला है, ये गांधी जी के समर्थन से राजगोपालाचारी के द्वारा तैयार किया गया था, उनके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। CR फार्मूला का मुख्य विशेषता यह है कि पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर ली गई थी। यह जो फार्मूला था, इसमें कहा गया था कि मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता का मांग का समर्थन करेगी और अस्थायी सरकार बनाने में सहयोग देगी। मतलब लीग कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। यह भी कहा गया कि युद्ध के बाद उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में जो मुस्लिम बहुल प्रांत है, वहां पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। और अगर जनमत ये तैयार होती है कि अलग देश चाहिए, तब वैसी स्थिति में अगर ये अलग हुए तो रक्षा मतलब डिफेंस, संचार और अन्य मामलों में लीग और कांग्रेस के बीच में संधि की जाएगी, समझौता की जाएगी। लेकिन जिन्ना इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जनमत में सिर्फ मुसलमानों को ही मताधिकार का अधिकार होगा, जबकि कांग्रेस उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में रहने वाले सभी लोगों को जनमत संग्रह में शामिल करना चाहते थे। इसलिए ये असफल हो गया। चलिए, लंबा होगा इसलिए बाकी ऑप्शन पर हम नहीं बात करेंगे। इसके विषय में आपको बताया कि CR फार्मूला और उससे जुड़ी हुई बातें। नंबर 6, मध्यकालीन भारत में प्रचलित कैंडी क्या था? तो मध्यकालीन भारत में प्रचलित कैंडी, इसका आंसर जानिए। ये गोवा में प्रचलित एक मापतौल की इकाई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब थोड़ा सा बाकी को जान लीजिए। अरब व्यापारियों द्वारा लागू किया गया तौल की इकाई, उसको बहार कहते थे। जबकि दक्षिण भारत में सूती ऊनी वस्त्रों की माप के लिए जो इकाई थी, उसको कोवाड़ कहते थे। कोवाड़। भूमि माप की इकाई मध्यकाल में आप जानते हैं सिकंदरी गज, सिकंदर लोदी के द्वारा शुरू किया गया, जिसका कि माप होता था 39 अंगुल या जिसको बोलते हैं 32 इंच। और इसी समय मुगल काल में भी बाद में इलाही गज अकबर ने चलाया था, जिसका कि
माप था 41 अंगुल या फिर 33 इंच। तो इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करा दिया। नंबर 7, मुगल काल में धार्मिक व्यक्तियों, विद्वानों, अपाहिजों, विधवाओं आदि को दिया जाने वाला भूमि क्या कहलाता था? तो सबसे पहले सही उत्तर जानिए। सही उत्तर है ए, सयुरगल या सयुरगल भी इसको कहते थे। साथ ही साथ सयुरगल को मिल्क भी कहा गया है, अमलाक भी कहा गया है और मदद ए मास भी कहा गया, मतलब सयुरगल के अन्य नाम भी हैं, मदद ए मास, मिल्क, अमलाक। ठीक है, तो सही उत्तर है ए। अब खुद कास्ट क्या है? तो वैसे किसान जो अपनी भूमि पर खेती करते हों वो खुद कास्ट कहलाते थे। पाही कास्ट का मतलब हुआ वैसे किसान जिनके पास खुद का हल बैल होता था और वे दूसरों के यहां दूसरे के गांव में जाकर के खेती करते थे, वो पाही कास्ट कहलाते थे। जबकि मुजारियन का मतलब हुआ कि इनाम की भूमि मतलब कि जो धार्मिक लोगों को करमुक्ति दी जाती थी, इनाम की भूमि पर काम करते थे ये लोग, और इनकी हैसियत जो थी ये बटाईदार की तरह होती थी। तो इनाम भूमि पर काम करने वाले लोग जिनकी हैसियत बटाईदार की तरह थी, मुजारियान कहलाते थे। नंबर 8, निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखित किस पुस्तक को पक्षपात रहित ग्रंथ माना गया है और इतिहासकार डाउसन ने उसे आदर्श इतिहास के रूप में स्वीकार किया है? निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक बीपीएससी में पूछी जा चुकी है। तो सिर्फ अगर आप निजामुद्दीन अहमद का किताब का नाम जानते हैं तो इसका आंसर आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एडिशनल जानकारी मिली है, इसीलिए क्वेश्चन को इतना लंबा किया गया है, क्योंकि इस ग्रंथ को पक्षपात रहित कहा गया है और डाउसन ने इसे आदर्श इतिहास के रूप में भी स्वीकार किया है। तो क्वेश्चन और भी क्रिएट यहां से हो जाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन इसलिए लंबा किया गया है। अब देखिए हम लोग सही उत्तर, तो सही उत्तर है तबकात ए अकबरी। तबकात ए अकबरी, तो निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक का नाम है तबकात ए अकबरी। और निजामुद्दीन अहमद जो थे ये अकबर के मीर बख्शी थे, मतलब कि सेना प्रमुख थे। मीर बख्शी मतलब कि सेना प्रमुख थे। ठीक है, अब तारीख ए उल्फी ये किताब लिखा गया है मुल्ला दाऊद के द्वारा। एकदम नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहां से लगातार पूछा जाता रहा है। और ये जो किताब थी ये अकबर के आदेश से इस्लाम के 1000 वर्ष पूरा होने पर लिखा गया था। हम बात कर रहे हैं तारीख ए उल्फी की। अब देखें तवारीखे दौलते शेरशाही, इस किताब के लेखक का नाम है हसन अली खां। अब जीपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा, वहां पर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो तवारीखे दौलते शेरशाही हसन अली खां का लिखा हुआ है और इस पुस्तक का जो कंटेंट है वो ये है कि शेर शाह का अपने पिता से बनता नहीं था, क्योंकि शेर शाह की और सौतेली माएँ थीं और उसके कारण से बनता नहीं था। तो इस उनके बीच जो खराब संबंध था उसका उल्लेख किया गया है और घर छोड़ करके शेर खां ने या शेर शाह ने जो दौलत खां लोधी के यहाँ नौकरी वगैरह की थी उसकी जानकारी तवारीखे दौलते शेरशाही से मिलती है। जबकि मसीर ए आलमगीरी ये बड़ा चर्चित किताब है, अभी हाल के दिनों में लगातार न्यूज में आया है, आपने देखा होगा जो अभी न्यूज चल रहा है मंदिर मस्जिद पर उसी संबंधित। तो मसीर ए आलमगीरी साकी मुस्तईद खां का लिखा हुआ है, पहला तो ये। और आधुनिक इतिहासकार जदुनाथ सरकार, जिनको हम लोग शॉर्ट में जेएन सरकार कहते हैं, इन्होंने मसीर ए आलमगीरी को मुगल राज्य का गजेटियर कहा है, मतलब कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर मसीर ए आलमगीरी को प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 8, वारकरी संप्रदाय से संबंधित भक्ति संत कौन थे जिन्होंने शिवाजी द्वारा दिए गए उपहार को लेने से इनकार कर दिया था? पहले आंसर जानिए। आंसर है संत तुकाराम। तुकाराम शूद्र जाति के थे और इनको दक्षिण का कबीर कहा जाता है। संत तुकाराम को दक्षिण का कबीर कहा जाता है। तो आंसर आपके सामने है। अब थोड़ा थोड़ा बाकी को देखें। एकनाथ ये मराठी भाषा के प्रबल समर्थक थे और इन्होंने कहा था कि संस्कृत यदि ईश्वर की रचना है, संस्कृत यदि ईश्वर की रचना है तो क्या प्राकृत को चोर और बदमाशों ने जन्म दिया है? मतलब कि मराठी का वो पक्ष ले रहे थे। रामदास आप सब जानते हैं, समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु, जिन्होंने दास बोध की रचना की।
दास बोध के अलावा आनंद भुवन भी उनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके अलावा रामदास ने धारकरी संप्रदाय, धारकरी वारकरी नहीं, धारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। रामदास ने धारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी, जबकि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मराठा राज्य के आसपास वारकरी संप्रदाय भी था। तो वारकरी संप्रदाय के संस्थापक थे संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर। ठीक है, संत ज्ञानेश्वर उनका भी ऑप्शन है, तो साथा जान ले। तो वारकरी संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर, धारकरी संप्रदाय रामदास। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी के नाम से भगवत गीता पर मराठी में टीका या कमेंट्री लिखा है। संत ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता पर मराठी में टीका लिखा है, जिसका कि नाम है ज्ञानेश्वरी, और ज्ञानेश्वरी को भावार्थ दीपिका भी कहा जाता है, भावार्थ दीपिका भी कहा जाता है। ठीक है, और संत तुकाराम बता ही चुके हैं कि इस सवाल का जवाब है। नंबर 10, कुश्क ए शिकार की स्थापना किस सुल्तान ने की थी, जिसे वह शाहनुमा कहकर के पुकारता था? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। चलिए, इसमें और कुछ नहीं बताएंगे फिलहाल, नेक्स्ट बढ़े। नंबर 11, ये एंशिएंट इंडिया से है। सिंधु सभ्यता के संबंध में कौन एक गलत है? 3 इंफॉर्मेशन है। रागी एवं जौ का साक्ष्य लगभग सभी स्थलों से मिला है। यही इस सवाल का जवाब है, क्योंकि ये गलत है। इन चीजों का साक्ष्य कहीं भी नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, जबकि बनवाली से उत्तम किस्म के 3 प्रजातियां मिली थी जौ की। गेहूं के साक्ष्य हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं, और बाजरा का दाना लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से चावल भी मिला है, और लोथल के अलावा चावल रंगपुर से भी मिला है, लेकिन यहां फिलहाल बाजरा लोथल से प्राप्त हुआ है। ये आपके लिए जानकारी है। नंबर 12, महायान के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वह है सी। महायानियों का मानना था कि बुद्ध का पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है, यह गलत है। अब देखिए कैसे गलत है, इसी में छिपा हुआ है। इसमें कई बोधिसत्वों की कल्पना की गई थी। बोधिसत्व आप जान रहे हैं, जिनको कि निर्वाण की प्राप्ति हो गई हो, लेकिन विश्व को निर्वाण की ओर ले जाने के लिए वो काम कर रहे हो, वो बोधिसत्व कहलाते हैं। कई सारे बोधिसत्वों का उल्लेख हुआ है, जिसमें सिर्फ हम आपको एक बताएं कि जो भावी बोधिसत्व हैं, जिनको कि अवतरित होना है, जिनको कि आना है, उनका नाम है मैत्रेय बुद्ध। ठीक है, तो जब भावी बुद्ध होंगे तो पुनर्जन्म होगा, ये तो तय हो गया। तो सी इसका उत्तर है, क्योंकि पुनर्जन्म की कल्पना की गई है। बाकी आपके लिए इंफॉर्मेशन है। नंबर 13, किस अभिलेख से अशोक द्वारा बुद्ध के स्तूप के ऊपर स्तूप निर्माण की जानकारी मिलती है? स्तूप के ऊपर स्तूप निर्माण की जानकारी मिलती है अहरौरा अभिलेख से। ये उत्तर प्रदेश में है, गाजीपुर के पास होगा मेरे ख्याल से। अहरौरा अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है। भाब्रू शिलालेख, जिसको कि वैराट शिलालेख भी कहते हैं, यहां पर त्रिरत्न का वर्णन है, जिसमें लिखा हुआ है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो भाब्रू या बैराट शिलालेख में, इसी अभिलेख में, मतलब भाब्रू में ही अशोक को मगधाधिराज कहा गया, मतलब मगध का राजा भी कहा गया है। रुम्नीदेई, यहां पर राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने यात्रा किया था, और यहां यात्रा के दौरान उन्होंने कर को, भूमि कर को 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। मतलब उत्पादन का 1/6 लिया जाता था, जिसको कि कम करके 1/8 कर दिया। एक चीज और, रुम्नीदेई अभिलेख में लिखा हुआ है कि बुद्ध का जन्म यही हुआ था। ठीक है, या शाक्य मुनि का जन्म यही हुआ था। बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। लिखा हुआ जिस भाषा में, उसको पढ़ते हम लोग हितम बुद्धम जातयति, यहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ था। कांधार लेख, ये सार-ए-कुना में है, अफगानिस्तान के कारधार के सार-ए-कुना में है। ये द्विभाषीय है, ग्रीक और अरामाइक में है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था जेपीएससी में, आपने देखा होगा। और कांधार लेख में ही इस बात का उल्लेख है कि अशोक ने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये कुछ बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी है अशोक से जुड़ा हुआ। नंबर 14, निम्न में से कौन सा अभिलेख कनिष्क के द्वारा चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कराए जाने की जानकारी देता है? तो
बाकी को बताएं उससे पहले देखिए रेह अभिलेख, ये मिनांडर का है जो शासक था। मिनांडर का रेह अभिलेख ये कौशाम्बी इलाहाबाद में है। मथुरा लेख ये हुविस्क का था, कनिष्क के वंशज या अगले शासक सब हुविस्क का था। और मथुरा लेख से भूराजस्व के हस्तांतरण की चर्चा मिलती है, ठीक है। और इस अभिलेख में पूरन सिक्के का उल्लेख है, और भारत के इतिहास में पूरन सिक्के का उल्लेख सिर्फ 2 बार हुआ है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि एक तो मथुरा लेख में और दूसरा मनुस्मृति में। इसके अलावा पूरन सिक्के का जो कि चांदी का बना होता था कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा मथुरा लेख में चना एवं मूली रेडिस की चर्चा है, मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉमर्शियल क्रॉप का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मथुरा लेख प्रस्तुत करता है। सुई बिहार लेख इस सवाल का जवाब है, यह पाकिस्तान के सिंध में है सुई बिहार लेख। और 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शक संवत प्रारंभ की गई थी, जब उनका राज्याभिषेक हुआ था, तो इस बात की चर्चा भी सुई बिहार लेख में है। जबकि सिनकोट अभिलेख ये प्रमाणित करता है, ये स्वात घाटी अफगानिस्तान में है, कि मिनांडर की राजधानी शाकल या फिर शियालकोट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। जानकारी अगर मिल रही है तो नोट कीजिए, वीडियो लंबा होने का इंतजार मत कीजिए। शॉर्टकट में कट्स योर लाइफ शॉर्ट। सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी हैं आप, आराम से देखिए सुनिए, आपके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। मुझे भी पता है कि वक्त जा रहा है, लेकिन ये आपका रिवीजन का वक्त है, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। खैर 15, जब चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा अभियान किया था उस समय पाल शासक कौन था? आंसर है महिपाल। आंसर है महिपाल, जिसको कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। महिपाल को राजेंद्र चोल ने हराया। इसके अलावा गांगेय देव ने, जो कि कलचुरी शासक था, कलचुरी वंश का, उसने भी महिपाल को हराया था। मतलब 2 बार ये पराजित हुआ था। अब देखिए देवपाल। देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक कहा जाता है। ये बात तारानाथ, जो कि तिब्बती इतिहासकार हैं, वो देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक मानते हैं। देवपाल की राजधानी मुंगेर थी, बिहार का मुंगेर। और एक और जानकारी है देवपाल के संदर्भ में कि बलदेव पुत्र ने, जो कि जावा सुमात्रा के राजा थे, उन्होंने नालंदा में देवपाल की अनुमति से एक बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी। धर्मपाल पाल वंश का बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, मतलब जिन्होंने विक्रमशिला और सोमपुरा विहार का निर्माण करवाया। गुजराती कवि है सोढल, और सोढल ने अपनी पुस्तक उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा है, मतलब कि धर्मपाल की उपाधि उत्तरापथ स्वामी भी थी। इसके अलावा धर्मपाल को समकरह, मतलब कि उचित कर लगाने वाला या समान कर लगाने वाला भी कहा गया है, ठीक है। और ये जानकारी मिलती है भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से। तो अभी तक हम लोगों ने भारत के इतिहास का 15 क्वेश्चन देखा, आधुनिक भारत, मध्यकालीन और फिर प्राचीन भारत के रूप में। अब अलग चलते हैं थोड़ा, जो सिलेबस है। देश के किस भाग को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है? गेटवे टू बायोडायवर्सिटी। यहां बहुत कुछ बताने को नहीं है। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनको जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहां अवस्थित है? आंसर है बेंगलोर। इस तरह के जो पर्यावरण से संबंधित संस्थान हैं उसका पूरा सूची बना करके याद करने का प्रयास कीजिएगा। मैंने पहले के वीडियो में भी ये बातें कही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमवीर चक्र जीतने वाले वायुसेना के पहले अधिकारी कौन थे? वायुसेना के, ठीक है। वैसे ओवरऑल पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कि कुमायूं रेजिमेंट के थे। और जब पाकिस्तानी कबायलियों का 1947 में आक्रमण हुआ था उस समय उन्होंने भारतीय सेना के तरफ से लड़ाई लड़ने का काम किया था। तो पहला तो ओवरऑल मेजर सोमनाथ शर्मा, लेकिन वायु सेवा के या वायुसेना के निर्मलजीत सिंह सेखो। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आप लोगों को पता होगा कि परमवीर चक्र को डिजाइन किसने किया है? एक विदेशी महिला जिनका कि वास्तविक नाम था ईवा, उन्होंने परमवीर चक्र को डिजाइन किया था। बाद में उनका नाम हो गया सावित्री खानोलकर, क्योंकि बाद में उन्होंने
मेजर खानोलकर से विवाह किया तो फिर वो सावित्री खानोलकर हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। किसकी अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना की गई थी? आंसर है के संथानम। ये भी मिसलेनियस का क्वेश्चन चल रहा है, जो अलग अलग सेगमेंट है आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंगली, तो इसका आंसर है के संथानम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वानस्पतिक संरक्षण हेतु स्वस्थानपत्ति मतलब इन सीटू नहीं है? अब ऑप्शन देखिएगा, आपको अलग से ही एक ऑड दिख जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्राणी अभयारण्य, वानस्पतिक उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व। सही उत्तर है सी, वानस्पतिक उद्यान। नंबर 21। राज्य मानवाधिकार आयोग में मूल रूप से 5 सदस्यों का प्रावधान था, लेकिन 2006 में संशोधन के बाद क्या कुछ हुआ? हम सीधा आंसर पर आते हैं, बाकी ऑप्शन आप देखिएगा। सदस्यों की संख्या को घटा दिया गया, तो पहले 5 थे, घटा करके 3 कर दिया गया, जिसमें कि 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे। तो इसका सही उत्तर है बी, सदस्यों की संख्या को घटा दिया गया। वैसे हम आपको बता दें कि मिसलेनियस पर मैंने 3 वीडियो बना रखा है, ठीक है, जिसको देख करके आप कमोबेश मिसलेनियस के सारे सवाल का जवाब देने की स्थिति में होंगे। आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें यूएनओ पर है, डिजास्टर पर है और बाकी स्पोर्ट्स पर, अवार्ड पर, सारे एंगल को मैंने टच किया है और बहुत डेप्थ में बताया हुआ है, तो लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप उसको जरूर देखिए। खैर, तो एक चीज़ और यहाँ पर जान लीजिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने अलग से कहा कि सर मानवाधिकार पर अलग वीडियो बनाइए, हम कई सारे क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जान लीजिए कि राज्य मानवाधिकार आयोग का संरचना क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि 2006 में 3 सदस्य कर दिया गया, 1 अध्यक्ष होंगे और 2 सदस्य होंगे। इन तीनों का मतलब अध्यक्ष और बाकी 2 सदस्य, इन सब की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। पहली बात, राज्यपाल अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर करेंगे, मतलब राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष और अन्य सदस्यों या फिर मानवाधिकार आयोग के, राज्य मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। वो जो समिति होगी उसमें राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, विधानसभा का अध्यक्ष होंगे, राज्य के गृह मंत्री शामिल होंगे और विधानसभा में विपक्ष का नेता शामिल होंगे। इनके रिकमेंडेशन पर राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेंगे। अगर उस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब बाई कैमरल सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है कि विधान परिषद भी होगा। तो अगर वहां पर विधान परिषद है तो विधान परिषद के सभापति भी इस समिति में शामिल होंगे और साथ ही विधान परिषद में जो विपक्ष का नेता होगा वो भी शामिल होंगे, ठीक है। यहां तक कुछ और जान लीजिए। अध्यक्ष जो होंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के, ये रिटायर्ड जस्टिस होंगे या चीफ जस्टिस होंगे। कहां के? हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट के अवकाश मुक्त न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जबकि जो अन्य 2 सदस्य होंगे वो या तो रिटायर्ड होंगे या कार्यरत होंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के अवकाश मुक्त या कार्यरत न्यायाधीश, ठीक है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, अगर उनको भी 7 वर्ष का अनुभव हो और वे मानवाधिकार से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान रखते हो तो उनको भी 2 सदस्यों में शामिल किया जा सकता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में इतनी सारी बातें, और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन भी 1993 का जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है उसके तहत ही इसका भी गठन का प्रावधान किया गया है। नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा घोषित मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र, जिसको कि मानवता का मैग्ना कार्टा कहते हैं, कि किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है? सीधा आंसर पर आइए, तो आंसर है आर्टिकल 19। किसका? मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र का, जिसमें कि कुल 30 अनुच्छेद हैं। उसका अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। उसका अनुच्छेद 20 जो है, यह शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन संगठन का प्रावधान करता है। 22 सामाजिक सुरक्षा की बात करता है और 18 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ये 30 अनुच्छेद भी अगर आप याद कर लेंगे तो मानवाधिकार का घोषणा से क्वेश्चन पूछेगा तो आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे।
नंबर 23, 2008 में बीपीएल जनगणना के लिए उपयुक्त कार्य पद्धति सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? बीपीएल मतलब ये जो आपके सेक्शन में गरीबी बेरोजगारी है, तो ये गरीबी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आंसर है इसका एनसी सक्सेना, एनसी सक्सेना। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1992 में पहली बार बीपीएल जनगणना किया गया था। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बीपीएल आकलन का काम ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। एक चीज़ और बता दें यहाँ पर कि एनसी सक्सेना जो समिति थी ये बीपीएल का आकलन के लिए था। इसी तरीके से शहरी क्षेत्रों में बीपीएल की पहचान के लिए एसआर हासिम की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जिसको हम लोग हासिम समिति के नाम से जानते हैं। 24, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा कब विकसित हुई? तो आंसर है इसका 2010। यूएनडीपी के द्वारा ये आकलन किया जाता है और यूएनडीपी के साथ ओपीएचआई मतलब कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों एमपीआई का आकलन करते हैं, यूएनडीपी और ओपीएचआई। एमपीआई का जो आकलन है वो दरअसल एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो 3 आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह, इन तीनों को फर्दर 10 भागों में बांट करके, जिसमें कि शिशु मृत्यु दर है, कुपोषण है, शैक्षणिक वर्ष है, संपत्ति है, ईंधन आपूर्ति, ऐसे करके 10 और आयाम बनाए गए हैं। 3 को 10 भाग में बांटा गया है और फिर उसके आधार पर यह बहुआयामी गरीबी सूचकांक का आकलन किया जाता है यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा, और 2010 में इसको प्रारंभ किया गया है। नंबर 25, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मैंने कहा था कि कुछ लोग डिमांड कर रहे थे, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन हम यहां से बढ़ाए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कौन पद मुक्त कर सकता है? क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, ऑप्शन को भी आराम से पढ़िएगा। सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। दक्षिण अमेरिका से यूएनओ के महासचिव बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आंसर पहले जान लीजिए। आंसर है बी, जेवियर पेरेज डी कुइयार। ये पेरू के थे, पेरू, और ये दक्षिण अमेरिका से यूएनओ के पहले महासचिव थे। जबकि डैम हैमरशोल्ड जो हैं ये स्वीडन के थे, और ये नाम जानबूझ के रखा गया है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। बुतरस घाली जो है ये दक्षिण अफ्रीका से पहले महासचिव बनने वाले व्यक्ति थे, मिस्र के रहने वाले थे बुतरस घाली, जबकि यूथाट एशिया से पहले थे और ये म्यांमार के थे। नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों पर अक्टूबर 1944 में किस स्थान पर विचार किया गया था? उसके विभिन्न ऑर्गन्स पर। आंसर है वाशिंगटन। वाशिंगटन मतलब ऑप्शन सी, वाशिंगटन के डम्बरटन ओक्स भवन में यह काम किया गया था और यहीं पर यूएनओ की रूपरेखा तैयार की गई और उसके विभिन्न अंगों पर विचार किया गया। ठीक है, अब बाकी को देख लीजिए। लंदन, लंदन के वेस्टमिंस्टर भवन में जब इस संगठन का स्थापना हो गया 24 अक्टूबर 1945 को, उसके बाद इसकी पहली बैठक लंदन में ही हुई थी, जबकि सैन फ्रांसिस्को में इसका चार्टर तैयार किया गया था और यहीं पर सैन फ्रांसिस्को में ही 25 अप्रैल 1945 को 50 देशों ने हस्ताक्षर किया था और फिर अगले दिन नहीं मतलब अगला जो सदस्य देश था वो था पोलैंड। पोलैंड ने 26 जनवरी 1945 को इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। और एक ऑप्शन और बचा हुआ है माल्टा। माल्टा में यूएनओ के विभिन्न क्रियाकलाप में वोट डालने की विधि पर प्रक्रिया पर सहमति हुई थी। तो वोट डालने की प्रक्रिया का उल्लेख है माल्टा में, या वहीं पर यह तय किया गया कि कैसे वोटिंग की जाएगी। नंबर 28, यूएनओ के चार्टर की प्रस्तावना में 4 क्षेत्रों का प्रावधान है, जिसमें कौन एक शामिल नहीं है? ठीक है, 4 है तो 3 यहां पर आपको दिख रहा है। जो शामिल नहीं है वो है आर्थिक समानता, तो बाकी 3 शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार, कानून का नियम, और जो चौथा बचता है वो है विकास। ये उसके चार्टर में शामिल हैं 4 और इनको यूएनओ का स्तंभ कहा गया है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला क्रिस्टल पुरस्कार
उसे प्रदान किया जाता है जो समाज के सभी नेताओं के लिए पूल निर्माता एवं रोल मॉडल है। यह पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि क्रिस्टल पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है, तो क्वेश्चन में ही उसका आंसर है, उस बात को ध्यान रखिए। यह पुरस्कार जो दिया जाता है, यह दिया जाता है विश्व आर्थिक मंच मतलब WEF, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच WEF। ये विश्व आर्थिक मंच का स्थापना जो हुआ 1971 में हुआ है और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यहां पर ये भी जान लीजिए कि ये जो क्रिस्टल पुरस्कार 2024 की घोषणा जनवरी में ही हो गई है और 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। नाम सुन लीजिए उनका, डाइवेडो फ्रांसिस केरे, डाइवेडो फ्रांसिस केरे, मिशेल येओह, नाम थोड़ा अटपटा ही मिलेगा, अंग्रेजों का नाम है, और तीसरा नाइल रॉजर्स, फिर से दोहरा दे, नाइल रॉजर्स, मिशेल येओह और डाइवेडो फ्रांसिस केरे, इनको 2024 का क्रिस्टल पुरस्कार दिया गया है। और जिस स्थान पे पुरस्कार दिया गया वो स्थान है दावोस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। टेनिस, जिसको ग्रैंड स्लैम, 4 जो नाम लिखा हुआ ऑप्शन में, ये ग्रैंड स्लैम है। और यहां पर हम आपको बता दें कि ये चारों से प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको विनर का, रनर अप का नाम याद होना चाहिए, न सिर्फ मेल में बल्कि फीमेल में भी। खैर, तो क्वेश्चन ये है कि टेनिस के इन प्रतियोगिताओं को उनके प्रारंभ होने वाले वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? ठीक है, तो सही क्रम है मतलब पहले कौन शुरू हुआ था, फिर बाद में कौन, फिर इस तरीके से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कुछ चीजें यहां पर आप निश्चित तौर पे नोट कर ले। विंबलडन 1877 में शुरू हुआ था, विंबलडन 1877 में शुरू हुआ था। यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और यह लंदन में होता है, यह लंदन में होता है। उसके बाद अमेरिकन ओपन, यूएस ओपन, ये 1881 में शुरू हुआ था और यह हार्ड कोर्ट में खेला जाता है या हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये जहां मैच होता है उसको फ्लशिंग मिडोज कहा जाता है, मतलब वो जो जगह है फ्लशिंग मिडोज, न्यूयॉर्क में फ्लशिंग मिडोज। ये क्वेश्चन बीपीएससी में मैच करने वाले पार्ट में था, फ्लशिंग मिडोज। आप देखिएगा पिछले 69th बीपीएससी का हम बात कर रहे हैं। या उसको बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर भी कहते हैं, बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर। तो खैर ये दूसरा जो 1881 में शुरू हुआ। उसके बाद फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, मतलब लाल मिट्टी वाला, बजरी वाला जो बोलते हैं, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ग्रास कोर्ट पे, अमेरिकन हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच क्ले कोर्ट पर, ठीक है। और फ्रेंच ओपन का जो ऑफिशियल नाम है वो है रोलैंड गैरोस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, रोलैंड गैरोस, ठीक है। और राफेल नाडाल, आपने नाम सुना होगा, इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है क्योंकि फ्रेंच ओपन सबसे अधिक बार इन्होंने ही जीता है, जबकि महिलाओं में ये उपाधि क्रिस एवट को प्राप्त है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई 1905 में, ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। तो हार्ड कोर्ट पे अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन दोनों ए नाम वाला हार्ड है, हार्ड कोर्ट पे, विंबलडन ग्रास पे और फ्रेंच क्ले कोर्ट पर। ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये खेला जाता है रॉड लेवर एरिना में। ये सब चीज आप नोट कर लीजिए। तो ये इनके प्रारंभ होने के वर्ष हैं, लेकिन ये जो चारों ग्रैंड स्लैम हैं इनका खेलने का ऑर्डर अलग है। साल में सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और सबसे लास्ट में अमेरिकन ओपन। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और फिर अमेरिकन ओपन, जबकि इनका प्रारंभ होने का वर्ष हम आपको बता चुके हैं। तो यहां तक आपने मिसलेनियस देखा। नंबर 31 से लेके 40 तक आपको झारखंड से 10 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। 81 पीढ़ी, 83 पीढ़ी मुंडाओं के लिए मूल निवास स्थान था, यह किसने कहा था? तो ये बात कही थी एस.सी. रॉय ने, एस.सी. रॉय ने। और एस.सी. रॉय ने ये बात कही थी, मुंडा एंड देयर कंट्री जोन के द्वारा लिखा हुआ किताब है, उसमें ये बात कही थी। कुछ और जानकारी, ए टोप्पो, इन्होंने लुटकम हरम और लुटकम बूढ़ी को मुंडाओं का प्रथम पूर्वज माना था।
ये टोपो ने लुटकम हरम एवं लुटकम बूढ़ी, मतलब दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है, जिनको कि होरो होनको भी कहा जाता है, ये मुंडाओं के प्रथम पूर्वज थे, ऐसा ये टोपो मानते हैं। बाकी के सिंह का किताब हम पूरा पहले लिस्ट दिए हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा। जो महत्वपूर्ण किताब हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा, और भी जो क्वेश्चन के साथ आपके पास मिलेगा, जैसे 81 पीढ़ी, 83 पीढ़ी, ठीक है, ये सब नाम आप नोट करते जाइए। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का झारखंड के शदान बड़ा इंपॉर्टेंट किताब है, उसको भी याद रखिए। 32 कुरमाली, खोरठा एवं पंच परगनिया भाषा को ईस्टर्न मगही की संज्ञा किसने दी थी? तो ये संज्ञा दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और ये काम उन्होंने किया था अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, ठीक है। दरअसल सदान या सादरी भाषा की 4 प्रमुख उप शाखाएं हैं, ठीक है, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और पंच परगनिया। नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और पंच परगनिया, जिसमें से कुरमाली, खोरठा और पंच परगनिया को ईस्टर्न मगही की संज्ञा दी गई थी ग्रियर्सन के द्वारा। नंबर 33 खेल प्रशिक्षक एवं खेल के जोड़ों में कौन एक गलत है? चलिए, ऐसा क्वेश्चन का तो भरमार रहता है, हम सीधा इसका उत्तर बताते हैं। उत्तर है सुशील वर्मा। उनके सामने लिखा हुआ है एथलेटिक्स। सुशील वर्मा दरअसल फुटबॉल से संबंधित रहे हैं, ठीक है, उसके कोच रहे हैं। बाकी आपके लिए जानकारी है, आप उसको देख लीजिए। 34 निम्न में से किस नदी का उद्गम पलामू का भंडरिया प्रखंड है? आंसर है कन्नर नदी, ऑप्शन डी। यहां ये भी बताएं कि जेएसएससी के परीक्षा का जो डेट था, जो हुआ नहीं अभी तक, उस दौरान हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं जो झारखंड पर हैं। उसका जो थंबनेल है उस पर जेएसएससी लिखा होगा, लेकिन आप उसको देखिए, ये सारे क्वेश्चन का मैंने जवाब वहां दे रखा है। और एक वीडियो में आपको पूरा नदी, इसी तरीके से पर्व त्योहार, बाकी जो नृत्य संगीत है, ये सब हमने उसमें कवर करने का प्रयास किया है। आप उसको जरूर देख लीजिएगा। जो कम से कम मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनसे ये खास तौर पर हम कहेंगे कि वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। किताब ढूंढिएगा, वो एक वीडियो सुनिएगा, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। 35 ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित उद्योग है। आंसर जानते हैं हम लोग। आंसर है इंडियन एक्सक्लूसिव फैक्ट्री, जो कि गोमिया में है और 1955 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो बी इसका सही उत्तर है। बोकारो इस्पात यूएसएसआर के सहयोग से, हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री जो रांची में है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1961 में, और एचईसी यूएसएसआर के सहयोग से 1958 में। तो इसका सही उत्तर है बी। बाकी आपके लिए जानकारी। 36 कागज एवं लुगदी उद्योग मुख्य रूप से झारखंड में कहां अवस्थित है? आंसर है संथाल परगना, जबकि सरायकेला और चक्रधरपुर में टोबैको इंडस्ट्रीज मुख्य रूप से हैं। तो 36 का आंसर है ए। 37 सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हजारीबाग जेल से किसने कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी? सही उत्तर है भवानी दयाल सिन्हा, ऑप्शन डी को देख लीजिए आप, ठीक है। जबकि राम वृक्ष बेनीपुरी ने इसी दौरान कैदी नाम से हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी। कृष्ण वल्लभ सभाय आपको याद होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग के खजांची तालाब के पास नमक कानून तोड़ा था इन्होंने, जबकि स्वामी सहजानंद किसान नेता थे और 1938 में ये रांची आए थे। ये इंपॉर्टेंट है, स्वामी सहजानंद किसान नेता 1938 में रांची आए थे। आप नोट करके रख सकते हैं इसको। 38 चक्रधरपुर में किसने यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया था? आंसर है जस्टिन रिचर्ड। और झारखंड से जुड़ा हुआ ये तमाम महारथी जो हैं, इनके द्वारा कई सारे इनके द्वारा भी संगठन का, संस्था का निर्माण किया गया है। तो जरूर जानिए। रघुनाथ मुर्मू आप जान रहे हैं, वोलचिकी लिपि इनसे संबंधित है। जुएल लकड़ा बंदी उड़ाव छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में। ठेबले उरांव छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर के ठेबले उरांव ने 1930 में किसान सभा का गठन किया था। तो ये सब फैक्ट्स को तो एकदम याद रखिएगा, सेकंड पेपर में फैक्ट्स ही फैक्ट्स है, ठीक है। लाखों बोदरा पुनर्जागरण आंदोलन का संबंध किस जनजाति से है? आंसर है आपके लिए हो जनजाति, ऑप्शन ए। 40 निम्न में से कौन क्रायोनाइट खनिज का उत्पादन क्षेत्र है?
आंसर है लेप्साबुरु। और बाकी जो 3 हैं, गोवा, नोवामुंडी, जामदा, ये सब मैग्नीज के उत्पादन क्षेत्र हैं। तो 40 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन और हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे फिर अगले वीडियो में, नहीं तो फिर आप बोर हो जाइएगा। वैसे बोर होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सुन रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं, और बोलने में ज़्यादा एनर्जी जाता है, और ये सारा चीज़ आपके लिए ही तैयार किया गया है, बट कोई नहीं। 41 नंबर, अक्टूबर-नवंबर 2023 में संपन्न 37वें राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है मतलब 3 बातें सही हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन को देखिए, राष्ट्रीय खेल के चैंपियन राज्य को राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुरस्कार भी आपके सिलेबस में शामिल है, जो न सिर्फ यहाँ करंट का काम कर रहा है, बल्कि पुरस्कार जो आपका मिसलेनियस में है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स के तौर पर महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक स्वर्ण पदक क्रमशः सेना और हरियाणा ने जीता। पहली बार ही इसका आयोजन गोवा में किया गया था। और आखिरी ऑप्शन जो इसका जवाब है, पहली बार 1924 में इस खेल का आयोजन कोलकाता में किया गया था। 1926 में ये पहली बार हुआ था, 24 में पहली बार हुआ था, और लाहौर में ये आयोजित हुआ था। और आज़ादी से पहले 1946 में ये हुआ, उस वक्त भी ये लाहौर में ही आयोजित हुआ था। ये जो 37वां नेशनल गेम था, इसमें 28 राज्य ने भाग लिया, 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया और 1 सेना ने भाग लिया। मतलब टोटल 37 टीम मोटे तौर पर हम लोग कहें तो इसमें भाग लिया। शुभंकर इसका मोगा था, और श्री हरि नटराज को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इस खिलाड़ी का मिला था। ठीक है, आजादी के बाद पहला राष्ट्रीय खेल लखनऊ में हुआ था 1948 में। नेक्स्ट, प्रोफिट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? बुकर पुरस्कार 2023 किसको मिला, या उनकी रचना क्या है, क्योंकि बुक्स भी करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन में ये जानकारी आपको दी गई है। आंसर है पॉल लिंच, आयरलैंड के हैं ये। ठीक है, बाकी जो लोग थे ये सब लोग कहीं ना कहीं नॉमिनेटेड थे इस पुरस्कार के रेस में, जिसमें से चेतना मारू, ये नाम देखिए बी में, ये इंडियन ओरिजिन है लेकिन ब्रिटिश सिटीजन है। इनकी पहली ही रचना थी वेस्टर्न लेन, जो कि नॉमिनेट हुआ था, हालांकि पॉल लिंच जीते। पॉल मुरे की किताब भी नॉमिनेट हुई थी, और उनकी जो किताब थी उसका नाम है द बी स्टिंग, पॉल मुरे का। सारा बर्नस्टीन ये कैनेडियन है, और इनका किताब का नाम था स्टडी फॉर ओबीडियंस, ये भी नॉमिनेटेड था। चलिए नेक्स्ट, बैलोन डी ओर फुटबॉल में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है फ्रांस से। ये बेसिकली एक फुटबॉल से संबंधित पत्रिका है जिसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, तो फ्रांस इसका आंसर होगा। 2005 से ये पुरस्कार शुरू हुआ था, और बैलोन डी फुटबॉल में दिया जाने वाला ये जो पुरस्कार है 2023 में लियोनेल मेसी को दिया गया है। 44, किनके स्थान पर हीरालाल सामरिया को देश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर जान लीजिए, इसका आंसर है श्री यशवर्धन। ठीक है, बाकी को भी रहने देते हैं। नंबर 44, भारत एवं श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति नामक सैन्य अभ्यास नवंबर 2023 में किस स्थान पर किया गया था? आंसर है पुणे, भारत में। इसके पहले अम्पारा श्रीलंका में हुआ था। 46, किस संगठन की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स, मतलब कैमल का बच्चा, अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो आंसर है खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके सिफारिश पर ही 2024 को इंटरनेशनल कैमलिड्स ईयर के रूप में UNO मना रहा है। अगला क्वेश्चन, रबी मौसम, डेट सामने है, 1 अक्टूबर 23 से 31 मार्च 2024 के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी युक्त नाइट्रोजन उर्वरक का निर्धारित मूल्य कितना है? आंसर जानिए, 47.02 रुपया उर्वरक। किसका?
नाइट्रोजन उर्वरक का, 20.82 रुपया इस रेट पे फास्फोरस मिलेगा पर केजी, 2 रुपया 38 पैसा पर केजी पोटास मिलेगा और सल्फर 1.89 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो आंसर भी हो गया और बाकी उर्वरक का रेट भी आपको मैंने बता दिया। 48 नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? आंसर है अफगानिस्तान। ज्यादा कुछ यहां नहीं बताने को है। 49 गोवा में संपन्न 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? आंसर है माइकल डगलस। ये हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं माइकल डगलस, इनको ही ये पुरस्कार दिया गया। जबकि अब्बास अमीनी को, ये ईरानी हैं, एंडलेस बॉर्डर इनकी फिल्म है, एंडलेस बॉर्डर, जिसको कि बेस्ट फिल्म का स्वर्ण मयूर गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। एंडलेस बॉर्डर उसके ये डायरेक्टर रहे हैं। स्टीफन कोमांडेरेव ये बेस्ट डायरेक्टर माने गए हैं और इनको रजत मयूर मतलब कि सिल्वर पीकॉक ट्रॉफी दी गई। स्टुअर्ट गैट इनके द्वारा जिस फिल्म का निर्देशन किया गया उसका नाम है कैचिंग डस्ट, और ये कैचिंग डस्ट इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी। एक चीज और कि यहाँ जो फिल्म महोत्सव हुआ इसमें जो जूरी के हेड थे, अध्यक्ष थे, वो थे भारत के प्रसिद्ध निर्देशक शेखर कपूर। और इस सेट का 50वां और आखिरी क्वेश्चन, आजादी का अमृत महोत्सव समारोह जिसका समापन 31 अक्टूबर 2023 को हुआ, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस, उस दिन समाप्त हुआ और यह प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 2021 को। तो ये 50 क्वेश्चन, इस 50 क्वेश्चन को बताने के क्रम में मैंने आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही तरीके से करेंगे तो आपके लिए इतना देर देखना सुनना सार्थक है, अदरवाइज ये टाइम पास हो जाएगा। और आप अगर गंभीर हैं, सिंसियर हैं, अपने करियर को प्रायोरिटी देते हैं तो जो बातें बताई गई हैं आप उसको निश्चित तौर पर अपने दिमाग में रखिए। चलिए अगला वीडियो जो मेरा होगा वो सेकंड पेपर से होगा, मतलब वहाँ पर झारखंड से जुड़ा हुआ 50 क्वेश्चन बताएंगे और मॉक टेस्ट का इससे जो बचा हुआ रेस्ट 50 क्वेश्चन है ये थोड़ा सा वेट कीजिए, हम उसको भी तुरंत आपके सामने प्रस्तुत करने का काम करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और अपने बहुमूल्य सुझाव, अपना बहुमूल्य प्रतिक्रिया मुझ तक पहुँचाने का काम कीजिए। धन्यवाद।